गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने जो पिछली क्लास में फैट कंप्लीट कर चुके थे, आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में अपन पूरा कंप्लीट आज की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन जो होता है वो किन किन चीज़ों से बना होता है? वो बना होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है? ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड से बना होता है। जो प्रोटीन होता है वो किन किन चीजों से बना होता है? वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है। अब जो प्रोटीन है वो किस एसिड से बना होता है? जो प्रोटीन है वो किस एसिड से बना होता है? वो बना होता है अमीनो एसिड से। जो प्रोटीन होता है वो जो स्टार्टिंग का फेज होता है वो होता है अमीनो एसिड। ठीक है। अब जो प्रोटीन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जो प्रोटीन की डिस्कवरी थी, जो प्रोटीन की डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी जे बर्जीलियम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। बर्जीलियस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। अब जानते हैं अपन अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। अमीनो एसिड का फॉर्मूला, क्योंकि बेसिक क्या है, अमीनो एसिड तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अमीनो एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कार्बन, ऊपर CH3, आगे COOH, ठीक है, और नीचे H और साइड में NH2। ठीक है। जो प्रोटीन है या फिर जो अमीनो एसिड है वो किस ग्रुप का हिस्सा है? ठीक है। वो एक तो है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का किसका हिस्सा है? एक तो है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा है, और जो दूसरा है वो है मिथाइल ग्रुप का। किस ग्रुप का हिस्सा है? एक है वो मिथाइल ग्रुप का। जो COOH है ये किस में आता है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है, और जो CH3 है ये मिथाइल में आता है, तो ये मिथाइल ग्रुप का हिस्सा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है या फिर जो अमीनो एसिड है वो दो ग्रुप का हिस्सा है। किस किस ग्रुप का हिस्सा है? कार्बोक्सिलिक और मिथाइल ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है। अब जो अमीनो एसिड है वो कितने मॉलिक्यूल मिलकर जो अमीनो एसिड है वो कितने मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का निर्माण करते हैं? जैसे कि 50 मॉलिक्यूल ऑफ 50 मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड फिफ्टी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। 50 मिलकर एक का निर्माण करते हैं। अब इसकी चेन देख लेते हैं एक बार। अमीनो एसिड की जो चेन है वो देख लेते हैं एक बार। अमीनो एसिड से लेकर जो प्रोटीन तक की चेन है वो देख लेते हैं एक बार। इसे रब करते हैं। सबसे पहले आता है अमीनो एसिड।
सेम देख लेते हैं प्रोटीन, सेम देख लेते हैं बार। जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड मिलेंगे, दो अमीनो एसिड मिलेंगे तो उससे किस चीज का निर्माण होगा? उससे निर्माण होगा, उससे फॉर्मेशन होगी पेप्टोन की। किसकी होगी? पेप्टोन की। ठीक है, अब पेप्टोन से पेप्टोन मिलेंगे, पेप्टोन से पेप्टोन मिलेंगे तो उससे निर्माण होगा पेप्टाइड का। जब पेप्टाइड से दो पेप्टाइड मिलेंगे, जब पेप्टाइड से पेप्टाइड मिलेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका? प्रोटीन का। एक बार समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं एक बार। जो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन का निर्माण करते हैं, पेप्टोन से पेप्टोन मिलकर पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, और पेप्टाइड पेप्टाइड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये होती है, ये है वो चेन जिससे आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि अमीनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे नेचर के अंदर कितने प्रकार के अमीनो एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं? हमारे नेचर के अंदर 20 प्रकार के 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हमारे नेचर में पाए जाते हैं। जो 10 हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, नहीं सॉरी, है तो 20 के 20 यूजफुल, पर 10 तो हमारी बॉडी में प्री लोडेड है। दस तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और जो 10 हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, आउटसाइड से। ठीक है, 10 हमारी बॉडी में प्री इंस्टॉल्ड है और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, जो 10 हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं असेंशियल। ठीक है, असेंशियल, और इसे बोलते हैं नॉन असेंशियल। मैं जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, मैं इनकी लिस्ट साथ में अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्ट्री ऑफ अमीनो एसिड, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, वो देखते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जो फैक्ट्री का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है आरएनए के द्वारा। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? आरएनए को। आरएनए को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। आरएनए फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की फुल फॉर्म होती है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? ये आरएनए को कहा जाता है। जो आरएनए होता है ये अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। किसे करता है? अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है और उसके बाद सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। सिंथेसिस करता है, उसको सुधारता है या फिर उसे निर्माण करता है, और उसके बाद सिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो होती है ये फैक्ट्री, और इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इकट्ठा कौन करता है? ये करता है ब्लड। ये इकट्ठा किसके द्वारा होता है? ये ब्लड के द्वारा होता है। इस सिंथेसिस का
कार्य भी ब्लड ही करता है। ठीक है, इस सिंथेसिस का कार्य कौन करता है? ये भी ब्लड ही करता है। और किसकी हेल्प से? आरएनए की हेल्प से। आगे चलते हैं, सोर्स देख लेते हैं अब। सोर्स क्या क्या है प्रोटीन के? प्रोटीन के जो सोर्स है वो देख लेते हैं एक बार, सभी लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर मैक्सिमम होता है रिच मान लो, सबसे अमीर मान लो। ये किस चीज का अमीर होता है? प्रोटीन में अमीर होता है। लगभग 60%, 60 to 70% ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक सोयाबीन के अंदर, इन वन पीस ऑफ सोयाबीन। एक सोयाबीन के पीस के अंदर 60 से 70% क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो अन्य है वो जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो देख लेते हैं। फिश, एप्पल, मटन, चिकन। ठीक है, ये सारे हैं सोर्सेज हैं, पर जो मेनली पूछता है वो सोयाबीन का ही पूछता है। ठीक है, अब जो सोयाबीन है इसमें एक एलिमेंट और पाया जाता है, वो कौन सा है? वो है सल्फर। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये बहुत कम मात्रा में अप्रोक्सीमेट 4% पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में 4% पाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है सल्फर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन का कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? पहला कार्य जो इसका होता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये बॉडी का ग्रोथ करता है और उसका विकास करता है। ठीक है, बढ़ाता है जो भी हाथ वगैरह, मसल्स वगैरह, बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये सब इसका बॉडी बिल्डिंग के दौरान ये हेल्प करता है ग्रोथ की। ठीक है, और इसका दूसरा कार्य क्या होता है? ये होता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स। इसे क्या कहता है? ये एक बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं? प्रोटीन का यूज करते हैं अपने मसल्स गेन करने के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। ठीक है, जो प्रोटीन का कार्य होता है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कार्य में मोस्टली जो यूज होता है। ठीक है, और इसे अपन बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट भी कहते हुए हैं। प्रोटीन को अपन बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कार्य करते देख लेते हैं। हाउ ये कार्य कैसे करता है, ग्रोथ में किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन होता है वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से बना होता है। और मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड में क्या क्या किस किस चीजों से बना होता है। प्रोटीन जो होता है वो किन किन चीजों से बना होता है? वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। किसकी ग्रोथ के लिए? सेल्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, किस चीज की ग्रोथ के लिए? सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। अगर सेल्स हमारे अच्छे होंगे, अगर सेल्स अच्छे होंगे तो टिश्यू अच्छे होंगे, टिश्यू डेवलप, अगर टिश्यू अच्छे होंगे तो ऑर्गन अच्छे होंगे, अगर ऑर्गन अच्छे होंगे तो बॉडी अच्छी होगी। ठीक है, अगर सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो टिश्यू की होगी, टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो ऑर्गन की होगी तो बॉडी। क्योंकि जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू, लेयर टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन से फिर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है? जैसे कि जो अमीनो एसिड है, ठीक है, तो बताता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच amino acid nitrogen is used for cells by the synthesis by ribosomes। ठीक है, ये राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। किसके अंदर? जो अमीनो एसिड के जो नाइट्रोजन होता है वो राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज करके सेल्स तक ट्रांसफर किया जाता है। सिंथेसाइज बाय सेल देन ट्रांसफर द नाइट्रोजन फ्रॉम द सेल। सिंथेसाइज करने के बाद जो नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन होती है, वो सेल्स तक ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि ये इन जो कौन था फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन और किन किन चीजों में काम करता है? ये कार्य करता है हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडी इनके निर्माण के, इनकी फॉर्मेशन के में हेल्प करता है। ठीक है, जो हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज है, इनको बनाने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। जो हार्मोन्स हैं ये क्या क्या होते हैं? ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि अपना रोना, खाना, हंसना, रोना, भूख लगना, सोना, उठना, ये सब जो ग्रंथियां कंट्रोल करती हैं, जो अपने बॉडी के पार्ट्स है वो कंट्रोल करते हैं, वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो जो ऑर्डर देते हैं वो एक प्रकार का हार्मोन होता है कि हमें बताता है कि भूख लगी, सोना है, खाना है, जगना है, आँख खोलनी है, पढ़ना है, लिखना है, याद रखना है, क्या करना है। ये एक हार्मोन्स होते हैं जो हर ऑर्गन रिलीज करता है, वही कहलाते हैं हार्मोन्स। जो कार्य करने का निर्णय देता है, कार्य करने का ऑर्डर दे मान लो, या फिर निर्णय करता है। ठीक है, ये होते हैं हार्मोन्स। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। डैडी आई, बाल आई, ये हार्मोन्स पे डिपेंड रहता है। आगे देखते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? ये एक प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन को तेज करने के लिए, तीव्र करने के लिए जो यूज आते हैं। फास्ट करने के लिए किसी रिएक्शन के अंदर अगर स्लो है, उसमें कैटलिस्ट का यूज करके उस रिएक्शन को क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक एंजाइम किस चीज का कार्य करते हैं? एंजाइम वो होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन को, अधूरे कार्य को जल्दी कंप्लीट करने में इनका यूज होता है। तो यही एंजाइम उस जगह पे हम रख सकते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है? एंटीबॉडीज वह होती है जो हमारे बीमारी से लड़ने के लिए जो बॉडीज होती हैं, जो रोग से लड़ने का जो कार्य करती है, मतलब डिजीज से लड़ने का जो कार्य करती हैं, डिजीज से लड़ने के लिए जो बॉडीज कार्य करती है, वर्क करती हैं, वो होती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है WBC के द्वारा। फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? ये होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। WBC के द्वारा होता है। WBC में भी किसके द्वारा? WBC में अगर पूछ ले, WBC में भी किसके द्वारा होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट। इसमें भी होता है
एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ये होता है WBC में, व्हाइट ब्लड सेल में। व्हाइट ब्लड सेल में भी कौन करता है एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन? ये करता है लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फॉर्मेशन किसकी करता है? ये करता है एंटीबॉडीज की। ठीक है, अब ये पूछ ले कि जो लिम्फोसाइट है उसमें कौन सा हार्मोन होता है? तो उसमें होता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है WBC के एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन की। ठीक है, थाइमोसिन जो हार्मोन होता है वो हेल्प करता है किसकी? लिम्फोसाइट की। किस चीज के फॉर्मेशन में? एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है। जो ये थाइमोसिन हार्मोन है ये कौन रिलीज करता है? ये अपना करता है थाइलमस ग्लैंड। थैलेमस जो ग्लैंड होती है वो इसको सिक्रेट करती है। ठीक है, ये इसकी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। जरा बताइए, जैसे कि एक ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में एनर्जी होती है 9.3 किलो कैलोरीज। 9.3 किलो कैलोरीज होती है। ठीक है, अब डिजीज देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग तो ये 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं। एक तो है मैरामुलस, मैरसमस। एक तो है मैरसमस और जो दूसरा है वो कौन सा है? वो है क्वासी-यॉर्कर। अब दूसरा है वो है क्वासी-यॉर्कर। क्वासी-यॉर्कर आप यॉर्कर से याद रख ले। से ये दोनों डिजीज किससे होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, एक तो मैरसमस और एक है यॉर्कर। यॉर्कर से आप याद रख ले मलिंगा की यॉर्कर। ठीक है, ये दोनों डिजीज जो होती है वो किन में होती है? ये दोनों डिजीज होती है वो चिल्ड्रंस में होती है, बच्चों में होती है। दोनों डिजीज किस में होती है? चिल्ड्रंस में होती है। जो इसके सिम्टम है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं। क्या हो जाती है? स्किन पर रिंकल्स। स्किन के ऊपर रिंकल्स स्किन पे झुर्रियां गिर जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मसल कमजोर हो जाती है। इसमें मसल्स कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मसल्स हैं प्रेजेंट? कितनी है? 639 मसल्स हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बता दिया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और क्या क्या होता है इसमें? स्किन पर रिंकल, और जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गए
ये दोनों रोग मैंने आपको बताया है और इनकी कमी भी मैंने बता दी है कि आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि यॉर्कर रोग में क्या 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 सिम्टम होते हैं, तो इसमें हड्डियां मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, यही इसका रोग है। और पेट जो है वो बढ़ जाता है, मोटापा, पेट बाहर निकल जाता है। पेट बाहर निकल जाता है, जो ऊपर का शरीर है वो सूखा एकदम से कमजोर लगता है और बाहर से पेट बाहर निकल और आगे से पेट बाहर निकल जाता है, ये इसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किन किन चीजों में प्रोटीन कौन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये डिजीज हो गया नहीं? सब्जेक्ट और प्रोटीन, तो देखते हैं। बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है कैरोटीन। कैरेटीन, कैरेटीन पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है कैरेटीन पाया जाता है। हड्डी में, बोन में, बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है ओसिन। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है ओसिन। ठीक है, मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन, मायोसिन और एक्टिन। जो मायोसिन और एक्टिन है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कसना और खोलना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हाँ कसना और खोलना, इन चीज में हेल्प करते हैं। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन हेल्प करते हैं। ठीक है, एग, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एल्बुमिन, एल्बुमिन पाया जाता है। जो एग है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एल्बुमिन। ठीक है, और देखते हैं जो मिल्क है, मिल्क है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है कैसीन। कैसीन की वजह से ही दूध का कलर व्हाइट होता है। कैसीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ व्हाइट ऑफ मिल्क। कैसीन ही दूध का कलर व्हाइट रखने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और पूछ लेता हूँ कि येलो मिल्क जो होता है, येलो, ये व्हाइट का हो गया, और येलो मिल्क को लिख लो एक बार आप। येलो मिल्क, येलो मिल्क जो होता है वो किसकी कारण होता है? किसकी वजह से होता है? वो हो जाता है कैरोटीन। वो है कैरेटीन और ये है कैरोटीन। कैरोटीन किसकी वजह से होता है? ये होता है कैरोटीन। ये एक प्रकार का एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है कैरोटीन, और वो है कैरेटीन। कैरेटीन और ये कैरोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है हिस्टोन। क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है हिस्टोन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है? वो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ग्लोबुलिन। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन। आयरन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।
डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं। पहले सबसे पहले प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा पेप्टिन। यहां से यहां तक की पहले प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद पेप्टिन से पेप्टोन, और उसके पेप्टोन से अमीनो एसिड तक की फॉर्मेशन अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है प्रोटीन को तोड़कर पेप्टिन में कन्वर्ट करने के लिए। जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रोटीन को तोड़कर पेप्टिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो है पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, इनको ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये होते हैं गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में ये एंजाइम पाए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है या फिर बनाया जाता है या फिर सिक्रेशन किया जाता है, ये किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है स्टमक के द्वारा। ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, वो किया जाता है स्टमक के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, हमारे पेट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। स्टमक के अंदर जो पाया जाता है वो एक HCl भी पाया जाता है। ये भी हमें स्टमक के अंदर सबसे जो एसिडिक है वो है HCl, जो कहाँ पे पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, अब जो रेनिन है, ये जो रेनिन एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये लिख लेता हूं मैं। जो रेनिन है ये किस चीज का कार्य करता है, ये जो दूध में जो कैसिन नामक प्रोटीन होता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन। मिल्क में जो कैसिन नामक प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है रेनिन, हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हो गई पूरी कंप्लीट बात। उसका पीएच और देख लेते हैं, 1.7 होता है पीएच। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.7 एसिडिक। कौन सा, एसिडिक। आई होप यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पेप्टिन से पेप्टोन में कन्वर्ट करने का। ये प्रोटीन बता देता हूं। पेप्टिन से प्रोटीन, पेप्टिन से किस प्रकार से प्रोटीन बनता है ये अपन देखेंगे। ठीक है, जो इसमें एंजाइम यूज होते हैं पेप्टिन से प्रोटीन, पेप्टिन से पेप्टोन में, सॉरी, पेप्टिन से पेप्टोन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं यूज, वो है ट्राइप्सिन, और जो दूसरा एंजाइम होता है वो है क्राइमोट्राइप्सिन। क्रीमोट्राइप्सिन नामक एंजाइम है जो हेल्प करते हैं पेप्टिन से पेप्टोन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन और क्रीमोटाइसिन जो एंजाइम है ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ये जो एंजाइम है ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ये रिलीज किए जाते हैं पेनक्रियाज जूस में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पेनक्रियाज
पैनक्रियाटिक जूस में ये पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन और क्राइमोट्राइसिन, ये जो एंजाइम है किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है या फिर सिक्रेट किया जाता है? ये किया जाता है पैनक्रियास के द्वारा। पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब पेप्टोन से किस प्रकार से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। पेप्टोन से किस प्रकार से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं? तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है इरिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है? एंजाइम जो यूज होता है वो होता है इरिप्सिन। जो इरिप्सिन एंजाइम है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? किसके कहाँ पे पाया जाता है या फिर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये किया जाता है इंटेस्टाइन जूस में। सॉरी, जो इप्सिन नामक एंजाइम है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है इंटेस्टाइन जूस में। जो इंटेस्टाइन जूस है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? ये सिक्रीट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक ये अमीनो एसिड तक अपना कंप्लीट हो गया कि अमीनो एसिड में आ चुके हैं अपन की अमीनो एसिड बन चुका है अपना। अब अमीनो एसिड किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसके 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। जो इसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के थ्रू ये 3 भागों में डिवाइड होता है। डाइजेशन प्रोसेस के दौरान ये 3 भागों में डिवाइड होता है। जो 3 भाग है वो है 3 भागों में डिवाइड होते हैं। जो 3 भागों में डिवाइड करते हैं वो है अमोनिया। ठीक है, किसके द्वारा? ड्यूरिंग डाइजेशन द अमीनो एसिड आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पहला है अमोनिया। ठीक है, दूसरा है यूरिक यूरिया, और तीसरा है यूरिक एसिड। ठीक है, अब इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या क्या होता है? NH3 NH2 CONH2, ये होता है इनका फॉर्मूला। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2 COOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं कि इनको 3 भागों में तोड़ दिया, अपन इनका फॉर्मूला भी लिख लिया। अब जो अमोनिया है और जो यूरिक है, ठीक है, जो अमोनिया है और जो यूरिक है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? यूरिया में। जो अमोनिया है और जो यूरिक एसिड है, इसे कन्वर्ट किसमें करना है? इसे कन्वर्ट करना है किसमें? यूरिया में। ठीक है, तो अपन ये कैसे करेंगे? ये कार्य कंप्लीट होगा, ये होगा लीवर की हेल्प से। ठीक है, लीवर जो है वो अमोनिया और यूरिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किसमें? यूरिक एसिड को कन्वर्ट करेगा यूरिया में। अब यूरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारा सब कुछ ट्रांसफर किया लीवर के अंदर केमिकल प्रोसेस हुई, उसके बाद इसे यूरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो यूरिया है इसे ट्रांसफर किसमें करेंगे? किडनी में। अब ये कहां पे चला गया? ये ट्रांसफर कर दिया गया किडनी में। ठीक है, किडनी में जाकर ये फिल्टर होंगे। क्या होंगे? फिल्टर होंगे। जो ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये सारे
ये जो यूरिक एसिड है और जो अमोनिया है ये कन्वर्ट होगा यूरिया में। अब ये यूरिया मिलकर भी सब कुछ जाएंगे किडनी में, किडनी में होंगे फिल्टर, फिल्टर किसकी सहायता से होंगे, ये फिल्टर होंगे ब्लड की हेल्प से, ये फिल्टर होंगे किसकी हेल्प से, हेल्प विद ब्लड, ब्लड की हेल्प से ये फिल्टर होंगे। उसके बाद ये यूरिन में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद ये टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। और आज की अपनी प्रोटीन की जो क्लास है वो यही कंप्लीट होती है। जो भी चीज आपको अच्छी नहीं लगी हो वीडियो में वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो